एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी साइंस की टीचर, और मैं आपको बायो पढ़ाऊंगी। साइंस में जो बायो होता है, ओके। उससे पहले हम जान लेते हैं जो ऐप है स्टेप अप अकेडमी का, जिससे आप हमें देख रहे हैं। उसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज असिस्टेंस अगर आप प्रेफर करते हो, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और आपके लिए तो एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं, ओके। साथ में जो स्टेप अप अकेडमी की वेबसाइट है उसको भी आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको मिलेगा फ्री स्टडी पैकेज, अपडेटेड प्लेलिस्ट है फॉर क्लासेस 6 to 12, ओके। सारे वीडियोस तो नहीं, कुछ कुछ वीडियोस आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमने देख चुका है, और अब हम बात करेंगे किसकी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, क्योंकि चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके सॉल्यूशंस की हम बात करने वाले हैं। चैप्टर 5 है ये आपके एनसीईआरटी बुक में, ओके। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड, ओके। ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे इंसानों को, सॉरी नॉट इंसानों को, जानवरों को प्रोटेक्टेड रखा जाता है उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट में। Species found only in a particular area is known as. Migratory birds fly to far away places because of dash. Okay, तो जहाँ पे हम एनिमल्स को प्रोटेक्टेड रखते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को हम वहीं पे प्रोटेक्टेड रखते हैं। और स्पीशीज़ जो पर्टिकुलर रीजन में होते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ हम उनको बोलते हैं। और माइग्रेटरी बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, सबसे मेन रीज़न होता है क्लाइमेटिक चेंज का, ओके। जिस जगह में वो रह रहे हैं वो ज़्यादा ठंडा हो गया, तो वो उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पे ठंडी कम हो। तो मेन रीज़न यही होता है माइग्रेटरी बर्ड्स का, कि वो दूसरी जगह बहुत दूर जाते हैं, उड़ते उड़ते पहुँचते हैं, क्योंकि उन जहाँ पे वो रहते हैं उन उधर का क्लाइमेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंशिएट करना है। द एरिया रिजर्व इन अ फॉरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ओके। फॉरेस्ट में एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है वो रिजर्व रहता है, और वो किसी लिए रिजर्व रहता है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, ओके, जंगली जानवरों के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया दैट हेल्प्स टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स, ओके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम सिर्फ जंगली जानवरों को प्रोटेक्टेड रखते हैं, उनके कंजर्वेशन पर ध्यान देते हैं। बट बायोस्फीयर मतलब कि होता है अर्थ में जहाँ पे हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ मिलती है, दैट इज बायोस्फीयर, ओके। तो बायोस्फीयर इज रिलेटेड टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम ये बायोस्फीयर जो होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ पे हम जितनी भी लाइफ हमें मिल रही है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व रखते हैं, कंजर्व करते हैं, ओके। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हमें उस पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं हम उनको प्रोटेक्टेड रखते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों के लिए होता है। नाउ नेक्स्ट है जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हमें जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंशिएट करना है। तो जू क्या है? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिफिशियल हैबिटेट फॉर एन एग्जीबिशन, ओके। जू जो होता है, जू होता है हम लोग वहाँ पे जानवरों को देखने जाते हैं। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है वहाँ पे हम आर्टिफिशियल, हम ऐसा हैबिटेट, उनके घर जैसा माहौल बनाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल होता है मतलब हम खुद, ह्यूमंस खुद बनाते हैं उसको, और वहाँ पे जानवरों को, जंगली जानवरों को रखते हैं। और वो कब हम देखते हैं वो कैसा होता है, वो एग्जीबिशन की तरह होता है। हम जाते हैं जू में, जाते हैं तो हम देखते हैं कि केज में हमें क्या दिखता है, टाइगर दिखता है, लायन दिखते हैं, बंदर दिखते हैं, लेपर्ड दिखते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, जू। जू एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक प्रॉपरली वो मेंटेन रहता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स उसको मेंटेन रखते हैं। नेचुरल हैबिटेट नहीं होता, आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है वो, कि जैसे लेपर्ड है तो पेड़ वेड़ वहाँ पे बहुत सारे होंगे, राइट, वहाँ पे उनको रखेंगे, पर वहाँ पे पूरा कवर्ड रहता है वो, क्योंकि हम अगर देखने जाएंगे तो लेपर्ड हम पे अटैक ना कर दे, इसलिए वो पूरा कवर्ड रहता है, ओके। ये जू होता है, एक पार्क और एक एग्जीबिशन टाइप का होता है वो।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे एनिमल खुद के नेचुरल हैबिटेट में रहता है, वहाँ पे ह्यूमंस ऐसा इन्वायरमेंट या हैबिटेट क्रिएट नहीं करते, ठीक है, वो नेचुरल हैबिटेट में अपने रहते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड और कंजर्व करने के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन डे बाय डे कम होती जा रही है और आने वाले टाइम पे वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन पूरी खत्म हो जाएगी। ओके, और एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होते हैं जो बचे ही नहीं हैं, जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो खत्म हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर्स। The species of animals whose numbers are diminishing to such a level that they might face extinction. ऐसे animals की species या plants की species जिनका population जो है वो कम होती जा रही है, population decline होती जा रही है और हो सकता है आने वाले time पे वो extinct हो जाए। Okay? Extinct species कौन से होते हैं? The species of animals whose number is zero because of changes in their habitat and other calamities. ओके, एक्सटिंक्शन क्या है, ऐसे कोई भी अगर एनिमल की स्पीशीज जो जीरो है, मतलब एक भी उसमें से नहीं बचा है, सब की सब मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। कैसे मर गए, क्यों खत्म हो गए, या तो उनके हैबिटेट में चेंज आया, जिस एरिया में जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में जैसा घर उनको चाहिए, जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो उनको नहीं मिला, तो वो क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है उनकी खत्म हो गई। वहीं और क्या रीज़न हो सकता है, और हो सकता है कैलामिटीज़, फ्लड्स आ गए या ड्राउट आ गया, है ना, ये सारे नेचुरल, अर्थक्वेक आ गए, ये नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण हो सकता है वो एनिमल्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना की। फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है। फ्लोरा होता है प्लांट्स, फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स, फ्लोरा फ्लावर, प्लांट्स। फौना जो होता है वो एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं हम एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, एक रीजन है उसमें जो स्पेसिफिक प्लांट्स हमें मिलते हैं उसको हम फ्लोरा बोलते हैं, और जो स्पेसिफिक एनिमल्स मिलते हैं, पर्टिकुलर एनिमल्स मिलते हैं, उसको हम फौना बोलते हैं। ओके, द प्लांट्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एग्जाम्पल जामुन, साल एक्सेट्रा, उसको हम फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं वो होते हैं फ्लोरा, और ऐसे एनिमल्स जो पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, रीजन में मिलते हैं, उनको हम फौना बोलते हैं। द एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एग्जाम्पल लेपर्ड, चीता, एलिफेंट एक्सेट्रा, उनको हम बोलते हैं फौना। ओके, यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। ओके, हमें डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट्स हुए हैं, कुछ चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, उन पे वो हमें बताना है। तो वाइल्ड एनिमल्स पे डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट हुआ है वो हमें बताना है। अब भाई हमने जंगल काट दिए तो जंगली जानवर रहेंगे कहाँ, हमने हैबिटेट डिस्टर्ब कर दिया तो उनके पास रहने के लिए शेल्टर नहीं बचा है, और जो फूड उनको जंगलों से मिल रहा था वो फूड भी नहीं बचा है। Trees are the habitat as well as source of food for the wild animals. Deforestation leads to the destruction of the natural habitat of wild animals. Okay? तो wild animals के लिए जो trees होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जो जंगल होते हैं, वो उनका घर होता है, उनका habitat होता है। अब हमने उनका घर काट दिया, उनका घर तोड़ दिया, उनके habitat को नुकसान पहुंचाया, तो वो रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट जो है उनका घर भी है और उनका खाना भी है, ओके और दोनों ही चीज़ हमने उनसे छीन ली है, तो बेचारे जिंदा रह पाएंगे क्या, नहीं रह पाएंगे। ओके, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन जो होता है उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करता है, उनके फूड को डिस्ट्रॉय करता है, साथ में उनकी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है डिफॉरेस्टेशन का, वो हमें बताना है। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारे आजू बाजू जो वातावरण है उसमें क्या चेंजेस आता है, क्या इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन का, तो एनवायरनमेंट में क्या होता है, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, विद इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल इट गिव्स राइज टू ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन दिया था तो उसमें मैंने बताया था कि टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है अभी बताती हूँ मैं। ओके
ओके, ग्लोबल वार्मिंग इट ऑल्सो लोअर्स द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, और ये जो है वो ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो भी कम करता है। देखो क्या होता है कि पेड़ जो होते हैं, प्लांट्स हमारे इतनी हेल्प करते हैं और हम उन्हीं को काटे जा रहे हैं। प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। अब हमने क्या किया, हमने पेड़ों को काट दिया, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले ही नहीं पाए क्योंकि पेड़ है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था वो एटमॉस्फेयर में बढ़ गया। एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो अर्थ से जो हीट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, अर्थ जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट करती है, अब्सॉर्ब नहीं करती है, ठीक है। अब वो रिफ्लेक्टेड हीट को जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना वो अब्सॉर्ब कर लेता है, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज्यादा उसने हीट को अब्सॉर्ब कर लिया। इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके अब क्या होता है कि ग्राउंड वाटर, मिट्टी के अंदर पानी होता है हमें पता है, राइट। अब ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि पेड़ काट दिए। पेड़ जो होते हैं वो सॉइल और वाटर को होल्ड करके रखते हैं। अब पेड़ ही नहीं बचे तो सॉइल होगा ना, तब पानी होगा, तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी कम हो रहा है। Moreover, deforestation decreases the soil fertility and so increases the chances of natural calamities. Okay? डिफॉरेस्टेशन जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को भी डिक्रीज कर देता है, क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण नेचुरल कैलामिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि ड्राउट जहाँ पे पानी ही नहीं बचा है, सूखा पड़ चुका है, वहाँ की मिट्टी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, धीरे धीरे डेजर्ट वाली मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो पूरा एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। ये हमने फुल चैप्टर एक्सप्रेशन में पढ़ा है। अब हमें ये बताना है विलेज रूरल एरिया में क्या इफेक्ट होगा डिफॉरेस्टेशन का। The decline in rainfall, the decrease in soil fertility and the chance of natural disaster affect the village life. Okay? क्या होगा, रेनफॉल कम होगा जिसके कारण सॉइल फर्टिलिटी कम होगी और नेचुरल डिजास्टर के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, रेनफॉल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगा, सॉइल में मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो सॉइल में हम कुछ उगा ही नहीं सकते। अब सॉइल में जब मॉइस्चर नहीं है, पानी भी कम है, तो क्या होगा, ड्राउट, अगेन सूखा, पूरी बंजर ज़मीनें हो जाएंगी। नाउ अब हमें बात करना है कि सिटीज़ अर्बन एरिया में डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट होता है। Deforestation result in global warming. It also result in the increase in the level of pollution. Hence, the deforestation affects the life in cities. अब cities में ना बहुत urban areas में ना बहुत pollution होता है। क्यों होता है? क्योंकि पेड़ ही नहीं है, हमने इतना कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कर लिया है जिसके कारण अब सिटीज़ में पेड़ नहीं बचे हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करते हैं। अब पेड़ नहीं है तो ये सारे पॉल्यूशन जो है वो तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। ओके, और इसके कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, बढ़ेगी, हो सकती नहीं, होगी ही। नाउ अब हमें बात करना है कि अर्थ पे डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट होता है। Deforestation decreases the fertility of soil, it changes the physical property of soil, all these changes result in desertification. Okay? Deforestation के कारण soil की fertility जो है वो decrease हो जाएगी, ठीक है। soil अब अच्छे से, अब अगर हम कुछ भी उसमें उगाना चाहेंगे ना, कुछ भी क्रॉप्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो वो कुछ भी उसमें उगेगा ही नहीं, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी जो थी वो कम थी। सॉइल में पानी भी नहीं है, मॉइस्चर भी नहीं है, और साथ में क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब सॉइल की प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो गई है, कम हो चुकी है, कम फर्टाइल है वो। इट चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ऑल दिस चेंजेस, और इसके कारण क्या होगा, सॉइल जो है वो धीरे धीरे, उसकी फर्टिलिटी कम हो चुकी है, तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होगा, वो डेजर्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का नेक्स्ट जनरेशन पे क्या असर होगा। Deforestation will majorly affect the life of next generation. The next generation will face problem at every step. Climatic condition will be adversely affected. There will be scarcity of food and clean environment. Next generation won't be able to see most of the animal species due to habitat loss. Okay? अब next generation के पास पानी की कमी हो जाएगी, okay? क्योंकि रेनफॉल नहीं हो पाएगा, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर में कमी आ गई है, रेनफॉल नहीं हो पा रहा है। ओके, और दूसरा क्या होगा, फूड, सॉइल जो है वो फर्टाइल ही नहीं है,
सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो उसके कारण खाना उगेगा ही नहीं, खाना नहीं उगेगा तो खाएंगे क्या? तो स्कैरसिटी ऑफ वाटर, स्कैरसिटी ऑफ फूड, पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा, तो एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं उनके घर को हम जैसे जैसे काटेंगे तो वो एनिमल्स भी खत्म होते जाएंगे। ओके, तो ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और एनिमल्स की स्पीशीज हो सकता है वो देखें ना, कुछ कुछ एनिमल्स तो तब तक ख़त्म ही हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि हमने उनके घर को उजाड़ा, तो वो बेचारे रहेंगे क्या, खाएंगे क्या, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा अगर वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, हमने अपने ट्रीज को काटने वाली जो क्यूरियो क्या बोलना चाहिए, अंदर से जो हमारी फीलिंग आती है ना, अगर हमने उसको कम नहीं करा तो क्या होगा? द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, जो एनिमल का हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो चुका है। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज, जो सॉइल की टॉप लेयर है वो एक्सपोज हो चुकी है। ओके, तो क्या होगा इन सबसे, वो हमें जानना है। इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज देन, अगर हम ट्रीज को काटते रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, रेनफॉल में कमी आ जाएगी, और क्या नेचुरल कैलामिटीज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द टेम्परेचर विल इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, टेम्परेचर जो है अर्थ का वैसे अभी बहुत टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ओके, अगर अभी भी हमने पेड़ों को काटना बंद नहीं किया तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, और बढ़ता जाएगा। द चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स टू अकर विल इंक्रीज, जो नेचुरल डिजास्टर हैं उसके चांसेस बढ़ने लगेंगे। द वाटर साइकिल विल गेट डिस्टर्ब, जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, रेनफॉल नहीं होगा, रेनफॉल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो रहा है। पेड़ जो हैं वो क्या करते हैं, वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, मतलब प्लांट्स जो होते हैं इवेपोरेशन करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जो बादल बनते हैं उसके लिए क्या ज़रूरी, इवेपोरेशन। अब पेड़ जो है वो है ही नहीं, तो इवेपोरेशन कैसे होगा? तो जिसके कारण क्लाउड फॉर्म ही नहीं होगा, क्लाउड फॉर्म नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें होंगी अगर हम अभी भी लगातार पेड़ काट रहे हैं तो। नेक्स्ट क्या है, इफ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब देन, अगर हमने एनिमल्स के हैबिटेट को, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ से वो खाना खाते हैं, उसको डिस्टर्ब करा तो क्या होगा? द एनिमल विल लूज देयर नेचुरल हैबिटेट एंड विल रीच द लेवल ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड। Most of the animals may be forced to invade places meant for human living in search of food and shelter. ओके, अब क्या होगा, अब हमने उनके घर को उजाड़ दिया, उनके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो एनिमल्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगी, और जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है तो एनिमल्स जो होते हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाते हैं। मतलब कि उनकी पॉपुलेशन इतनी डिक्लाइन हो गई है कि अब भैया उनको बचाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम पे उनकी पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आ जाएंगे। ओके, अब क्या होता है, अब दूसरा, अगर हमने हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, ठीक है, अब इंसानों को घर चाहिए तो उन्हें अगेन क्या किया, फॉरेस्ट को काट दिया। अब फॉरेस्ट में जो जंगली जानवर रहते हैं वो वहाँ से निकल के दूसरी जगह ढूंढेंगे रहने के लिए, है ना, दूसरी जगह ढूंढेंगे रहने के लिए, किसके लिए, फूड और शेल्टर के लिए। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि एनिमल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाए या उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाए। If the top layer of soil is exposed then, अगर soil की top layer expose होती है तो क्या होता है? The exposed layer will lose all its nutrients, especially the humus. Okay, जो exposed layer है वो अपनी पूरी की पूरी जो उसके nutrients होते हैं वो क्या होंगे, चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओके, और उनका ह्यूमस जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज, सॉइल जो है वो पानी को होल्ड करके रखता है, पानी को पकड़े रखता है। अब सॉइल की अपर मोस्ट जो लेयर है वो चली गई है, जो अंदर वाली लेयर है वो बची, जहाँ पे पत्थर ही पत्थर होते हैं, तो पत्थर पानी को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ओके, पत्थर पानी को अब्जॉर्ब नहीं करते, पानी को कौन अब्जॉर्ब करता है, मिट्टी अब्जॉर्ब करती है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है वो खत्म हो जाती है। डेजर्टिफिकेशन विल टेक प्लेस, अब सॉइल जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा डेजर्ट लैंड में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आंसर इन ब्रीफ, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी
क्यों कंजर्व करना है इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, the variety in life existing on the variety of life existing on the earth, ठीक है, काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें अर्थ में देखने को मिलते हैं, वो इन नहीं है, वो ऑफ है, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, सारी चीजों के लिए। ओके, एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट इज रिफर्ड टू एज बायोडाइवर्सिटी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है, बायोटिक एबायोटिक पे डिपेंडेंट है, बायोटिक बायोटिक पे डिपेंडेंट है, राइट। तो इन सबको जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। मतलब बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स, अलग अलग टाइप के क्या जानवर, पेड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। We should conserve biodiversity so as to maintain the food chain. The disturbance in the food chain may affect the whole ecosystem. हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, हर एक टाइप के एनिमल्स को, जानवर्स को, कीड़े मकोड़े को हमें सेव करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी। क्यों इफेक्ट होगी, क्योंकि फूड चेन में प्रॉब्लम आएगी। फूड चेन में प्रॉब्लम आएगी तो जितने भी फूड चेन में ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको दिक्कत आ जाएगी, तो बचेगा ही नहीं, हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा ही नहीं, फंक्शन करेगा ही नहीं। ओके, तो द डिस्टर्बेंस इन द फूड चेन में अफेक्ट द होल सिस्टम, होल इकोसिस्टम। ओके, बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना है ताकि फूड चेन में कोई दिक्कत ना आए। अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचाया, फूड चेन में दिक्कत आएगी, फूड चेन में दिक्कत आएगी तो इकोसिस्टम हमारा पूरा की पूरा क्या होगा, इफेक्ट होगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि प्लांट्स जो होते हैं उनको कौन खाता है, उनको खाया इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को किसने खाया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया, हॉक ने। ओके, अब हमने क्या किया, प्लांट्स को हटा दिया। अगर हमने प्लांट्स को हटा दिया तो भाई कुछ भी हो, हॉक हो या स्नेक हो, हॉक एक बर्ड होती है, ठीक है, कुछ भी वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स। प्लांट्स को हटा दे तो इंसेक्ट क्या खाएंगे, इंसेक्ट मर जाएंगे, इंसेक्ट मर जाएंगे तो फ्रॉग मर जाएंगे। ओके, अब वही अगर मैं बात करूँ कि इंसेक्ट को हटा दिया तो फ्रॉग जाके पेड़ पौधे थोड़ी खाएंगे, फ्रॉग तो अपने जीभ से, अपनी जो उनकी स्टिकी टंग से हैं उससे वो इंसेक्ट्स को ग्रैब करते हैं। अब इंसेक्ट्स नहीं रहेंगे, हमने उनको मार दिया तो फ्रॉग क्या खाएंगे। अब सपोज फ्रॉग को हमने खत्म कर दिया तो स्नेक के पास तो ऑप्शंस होते हैं, बट स्नेक के पास अल्टीमेटली फ्रॉग ऑप्शन है, तो वो क्या खाएगा, तो इसलिए पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हमें हर टाइप के लिविंग फॉर्म्स को क्या करना है, कंजर्व करके रखना है, बचा कर रखना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है आंसर इन ब्रीफ का। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाई? जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जिन फॉरेस्ट को हमने प्रोटेक्ट करके रखा है, वो भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए, जंगली जानवरों के लिए कंप्लीटली, पूरी तरीके से सेफ नहीं है। क्यों, ये हमसे पूछा गया और इसका आंसर हमें देना है। तो हमें यहाँ पे कैसे, क्यों ये प्रोटेक्टेड नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि जो पोचर्स हैं वो अभी भी जाके एनिमल्स का शिकार कर रहे हैं, शिकारी जो है वो अभी भी जानवरों का शिकार कर रहे हैं। ओके, सिंस कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स बाय पोचर इज स्टिल रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है कि अभी भी चल ही रहा है, ठीक है, तेजी से अभी भी फैल रहा है ये। ओके, in protected forests and areas so they are not safe for wild animals. Okay, अभी भी जानवरों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। पोचर्स जो हैं ये चीज़ तेज़ी से कर रहे हैं, तेज़ी से फैला रहे हैं, और इस कारण से एनिमल्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी कम्प्लीटली सेफ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ट्राइबल्स डिपेंड्स ऑन द जंगल, हाउ? कुछ ट्राइब्स होते हैं जो जंगल पर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जंगल से वो उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स होती है, वो फुलफिल होती है, खाने की, मेडिसिनल प्लांट्स की, फायरवुड्स की, ये सारी चीज़ें उनकी किससे मिलती है, फॉरेस्ट से। सम ट्राइब्स डिपेंड्स ऑन द जंगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स। ओके, उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स होती हैं, वो कौन फुलफिल करता है, फॉरेस्ट, जंगल। सच एज फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, शेल्टर एक्सेट्रा, जैसे कि खाना, दवाई, कपड़े, शेल्टर मतलब घर।
ओके सब कौन फुलफिल करता है? जो जंगल है, जिस जंगल में रहते हैं, जिस जंगल के आसपास रहते हैं, वो अपनी नीड्स के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? जंगल पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेस हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमें बताना है। तो डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस तो हो गए एक नेचुरल, एक मैनमेड। नेचुरल की अगर हम बात करें तो जो फॉरेस्ट फायर होती है, राइट, आग लग जाती है, अपने आप लग जाती है, क्योंकि जो सूखे पत्ते होते हैं पेड़ों के वो आपस में रब करते हैं, रब करने के कारण उसमें आग हीट जनरेट होती है जिससे आग लग जाती है। ओके नेचुरल कॉजेस लाइक फॉरेस्ट फायर, ड्राउट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो सकता है कि अब जंगल में पानी ही नहीं है। ओके बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड हाउसेस, अगर हम मैनमेड की बात करें, आर्टिफिशियल की बात करें, तो डिफॉरेस्टेशन जो होता है हमको अपने सेटलमेंट्स के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए जगह चाहिए, और वो जगह कहाँ से मिलेगी? जंगलों से मिलेगी। जंगलों को हम काट देते हैं और वहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं या फिर फैक्ट्रीज बनाते हैं। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, अब हमें खाना उगाने के लिए क्या चाहिए? एग्रीकल्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगल काटते हैं। मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल, पेड़ हम काट रहे हैं क्योंकि हमें वुड से क्या बनाना है? फर्नीचर बनाना है। घर की खिड़की, दरवाजे, टेबल, सोफा सब हमें किससे बनाना है? वुड से बनाना है, और वुड को हम एज अ फ्यूल भी यूज कर रहे हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, अब डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, ड्राउट। ओके नेचुरल जो डिजास्टर होता है वो डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि बाढ़ आना, सूखा पड़ना जहाँ पे पानी ही नहीं है, डेजर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ जो है वो हम काट रहे हैं उसके कारण। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हो रही है वो चेंज होती जा रही है। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी लूज करता जा रहा है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नहीं बचे हैं। सॉइल में मॉइस्चर की कमी आ चुकी है, वाटर कंटेंट कम हो चुका है, सॉइल में अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं बची है। तो सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती जा रही हैं। ओके अ डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पेड़ काट दिए हैं। पेड़ काट दिए तो मिट्टी कौन पकड़ेगा? पेड़ की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो सॉइल को होल्ड करके रखती है। सॉइल जो है वो वाटर होल्ड करके रखता है। अब पेड़ नहीं है, मिट्टी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो पानी को कौन पकड़ के रखेगा? पानी को कोई पकड़ के नहीं रखेगा, तो ज़मीन में जो मिट्टी में पानी होता है वो भी कम होता जा रहा है। एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा रिलेटेड टू प्लांट्स। ठीक है, पर्टिकुलर रीजन में जो पर्टिकुलर टाइप के फ्लोरा मिलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या, प्लांट्स मिलते हैं, उनको हम फ्लोरा बोलते हैं। और रीजन में जो पर्टिकुलर एनिमल्स मिलते हैं उसको हम फौना बोलते हैं। ओके अब फ्लोरा और फौना उस रीजन से क्या होते जा रहे हैं? एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? उनका हैबिटेट ही नहीं बचा, उनके घर नहीं बचा। हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, हमने प्लांट्स काट दिए, तो उनका घर नहीं बचा। घर नहीं बचेगा तो वो कहाँ रहेंगे? फ्लोरा और फौना रहेंगे कहाँ? तो एक्सटिंक्शन हो रहा है उनका। ओके व्हाट इज रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक क्या होता है ये हमें बताना है। तो रेड डेटा बुक क्या होता है? ये एक बुक है जिसमें सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में दिया गया है। ओके रेड डेटा बुक इज अ सोर्स बुक व्हिच कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेड डेटा बुक वो सोर्स बुक है जिसमें हमें सारे एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसमें जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और जो फ्यूचर में एक्सटिंक्शन फेस कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स सारे चीज़ें हमको इस बुक में मिल जाती हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड कीपिंग बुक है। इसमें हमें क्या मिलता है? रिकॉर्ड मिलता है। ये जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जितने भी एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनका रिकॉर्ड कहाँ मिलता है? रेड डेटा बुक में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन? आपको माइग्रेशन से क्या समझ में आता है वो हमें बताना है। तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाके रहना। ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर। ओके अब माइग्रेशन हमने इस चैप्टर में पढ़ा है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए।
ऐसी बर्ड्स जो अपनी जगह से, अपनी हैबिटेट को छोड़ के, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पहुंचती हैं, दूसरी दूर वाली जगह पहुंचती हैं। और ये दूर कैसे पहुंचती हैं? उड़ के पहुंचती हैं। ओके, उड़ के ये काफ़ी लंबा रास्ता तय करके दूसरी जगह पहुंचती हैं। ओके, जब भी जहाँ पे ये पहले रहती हैं वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो चुका है, ठीक है, वहाँ का वेदर अब उनको पसंद नहीं आ रहा है और उनके लिए अच्छा भी नहीं है, तो वो क्या करेंगी? उड़ते हुए बहुत दूर जाके रहेंगी जहाँ पे उनको उनके हिसाब का क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगा। ओके, migration means the movement of species from its own habitat to some other place during a certain period in a year of breeding or to overcome some climatic condition. ओके, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है कुछ स्पीशीज का, ठीक है। कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं अपनी नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे वो एक्चुअल में रहते हैं, वहाँ से निकल के ही दूसरी जगह जाके रहने लगते हैं। और ये कब रहते हैं? पूरे साल भर के लिए नहीं रहते हैं, ये साल का कुछ टाइम आता है, ठीक है, साल में कोई ऐसा टाइम आता है जहाँ पे ये जब ये माइग्रेट करते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह जाके रहने लगते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं, ब्रीडिंग के लिए करते हैं, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ पे जैसे बहुत ठंड पड़ गई है, अब वो ठंड उनसे सहन नहीं हो रही है, तो वो दूर जाके रहेंगे जहाँ पे उनको उनकी हिसाब का क्लाइमेटिक कंडीशन मिले। ओके, तो माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट होता है स्पीशीज़ का एक जगह से दूसरी जगह, और ये कब होता है? साल में कोई ऐसा टाइम आता है, उस टाइम पे ही ये माइग्रेट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यूअली कट, इज इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट्स? डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। ओके, हमें ये बताना है कि फैक्ट्रीज और शेल्टर की जो डिमांड बढ़ती ही जा रही है और इसके लिए हम पेड़ काट रहे हैं, तो ये पेड़ काटना सही बात है? ठीक है, ये जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके कौन से प्रोजेक्ट्स? फैक्ट्रीज बनाने के लिए, शेल्टर के लिए, ये जो प्रोजेक्ट्स पास होते हैं और उसके लिए हम क्या दनादन पेड़ काटते जाते हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, तो ये क्या सही बात है? हमें ये बताना है। ओके, इस पे हमें एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करनी है। तो भाई ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ओके, इट्स नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज जस्ट टू फुलफिल आवर नीड्स। सिर्फ हमें हमारी नीड्स के लिए पेड़ों को काट देना सही बात तो नहीं है। ट्रीज आर नोन एज द लंग ऑफ द अर्थ। जैसे हमारे लंग्स होते हैं ना, जो हमारे सांस लेने में हेल्प करते हैं, वैसी अर्थ के लंग्स क्या हैं? पेड़ हैं। They are the habitat of many living organisms including animals. ये बहुत से जानवरों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट होते हैं, घर होते हैं, और जैसे कि एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स का भी घर होते हैं। They give us oxygen and maintain the O2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस एज वेल। ये हमें क्या देते हैं? ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करके रखते हैं। प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जो ऑक्सीजन हमें ज़रूरी है वो प्लांट्स हमें देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो भी प्लांट्स अंदर ले लेते हैं। बताओ, इतने प्यारे होते हैं प्लांट्स और हम उन्हीं को काटे जा रहे हैं। They firmly bind the soil and hence prevent soil erosion. अब प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, ताकि सॉइल इरोजन ना हो, सॉइल पानी के साथ बह ना जाए। ओके, तो कौन करता है ये? पेड़ों की जड़ें, रूट्स। They also reduce the chances of natural disasters. ओके, ये क्या करते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स के जो चांसेस होते हैं उनको भी कम कर देते हैं, जैसे कि ड्राउट्स एंड फ्लड्स। ना बाढ़ आने देते हैं, ना सूखा पड़ने देते हैं, ना पानी एकदम बहुत ज़्यादा आ जाए कि बाढ़ आ जाए, सब बहने लग जाए, इसको ये प्रिवेंट करते हैं। और क्या करते हैं कि सूखा, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे, पानी अच्छे से रहे, ड्राउट को भी ये प्रिवेंट करते हैं। दे हेल्प कंजर्व आवर रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? कंजर्व करके रखते हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी बता चुकी हूँ मैं कि जितने अलग अलग फॉर्म ऑफ लाइफ हमें मिलते हैं ना, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब जितने भी फॉर्म ऑफ लाइफ हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। जंगल जो है उधर हमें बहुत अलग अलग टाइप के लाइफ फॉर्म्स मिलेंगे
और इनको कंजर्व कौन रखता है? कौन? पेड़, जंगल रखते हैं, क्योंकि जंगल उनकी सारी डेली रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करता है। ओके, द कटिंग ऑफ ट्रीज कॉजेज एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। ओके, अब पेड़, अभी मैंने बताया पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। अब हम पेड़ ही काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड की एक स्पेशलिटी होती है, क्या बोलना चाहिए, केपेबल होते हैं वो, क्या कि अर्थ जो हीट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, जितनी हीट अर्थ रिफ्लेक्ट कर रही है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। अब्जॉर्ब करने से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, और ये क्या करता है? इट कॉजेज सॉइल इरोजन, फ्लड्स, द ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेट्रा, हेंस ट्रीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड। इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिफॉरेस्टेशन के, ट्रीज को कट करने के लिए, इसलिए हमें ट्रीज को प्रोटेक्टेड रखना है। सिर्फ इसलिए हम ट्रीज को नहीं काट सकते क्योंकि हमको हमारी नीड्स फुलफिल करनी है, हमें बाकी सारी चीजें भी देखना है। ओके, यस, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। How can you contribute to the maintenance of green wealth of your locality? Make a list of actions to be taken by you. Okay? अब हमें ये बताना है कि हम अपनी लोकेलिटी में ग्रीन वेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, आप ऐसे क्या काम कर सकते हो जिससे आपकी लोकेलिटी जो है वो हरी भरी रहे। और हमें इन एक्शंस की लिस्ट बनानी है कि आपने ऐसे कौन से काम किए हैं। तो हम एक तो क्या प्लांट्स हम उगा सकते हैं, ठीक है, हम न्यू प्लांट्स उगा सकते हैं और हम प्लांट्स को नहीं काटने दें। बाय टेकिंग अ फॉलोइंग एक्शन आई कैन कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ माय लोकेलिटी। बाय इन सारे स्टेप्स को लेकर मैं अपनी लोकेलिटी का, अपने एरिया का क्या कर सकती हूँ? ग्रीन वेल्थ जो है हरी भरी बनाए रख सकती हूँ। प्लांटिंग सैपलिंग्स एंड ट्री। सैपलिंग्स मतलब जो पौधे, छोटे नन्हे मुन्ने पौधे होते हैं जो नर्सरी से हम लेकर आते हैं, वो हमें उगाने चाहिए। ठीक है, वो हमें लगाने चाहिए, हमें पेड़ और सैपलिंग्स लगाने चाहिए। नॉट थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स। हमें स्ट्रीट्स पर कचरा नहीं फेंकना है। ओके, फॉरबिडिंग अदर्स टू कट ट्रीज। अब जो पेड़ काटने आ रहा है उसको भी बोलना भैया तुम पेड़ मत काटो, पेड़ कितने जरूरी हैं, ये सारे रीजंस बता देना पेड़ काटने से क्या होते हैं। मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। अब पीपल को, जो भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, उनको हम अवेयर करवा रहे हैं कि साफ सफाई रखना ज़रूरी क्यों है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना ज़रूरी क्यों है। ओके, तो ये सारे एक्शंस जो हैं हम ले सकते हैं जिससे हमारी जो लोकेलिटी है वो हरी भरी दिखेगी, ग्रीन वेल्थ उसमें मेंटेन रहेंगी। वाटरिंग द प्लांट्स रेगुलरली एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ देम। अब पेड़ों को लगा के हमें छोड़ नहीं देना है, पेड़ों को हमें पानी भी देना होता है। ठीक है, हमें उनका ध्यान भी रखना होता है। रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग पेपर टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। अब पेपर को हमें वेस्ट नहीं करना है, उनको रीयूज करना है। ठीक है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी जगह है लिखने की तो हम उसमें लिखें, कट करके पूरे की पूरा पेपर हमें नहीं फेंक देना है, उसको कट करो वापस लिख दो। ओके, और रिसाइकल में क्या होता है कि जो पेपर होते हैं उसको न्यू ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, न्यू पेपर बनाया जाता है और उसको हम वापस यूज कर सकते हैं। ओके, नया पेपर मिल जाएगा और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग और रीयूज़ करने से पेपर क्या होता है, पेपर जो है उससे हम ट्रीज भी बचाते हैं, साथ में एनर्जी भी बचाते हैं और वाटर भी बचाते हैं। ओके, और इसके कारण जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं पेपर बनाने के लिए, वो केमिकल का यूज़ जो है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। अब हमें ये बताना है कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसके कारण रेनफॉल क्यों डिक्रीज हो जाती है, बारिश में क्यों कमी हो जाती है। ठीक है, बारिश ज़्यादा क्यों नहीं हो पाती, पेड़ काट दिए बारिश नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही भाई, वही रीज़न हमसे पूछा गया और वही हमें बताना है। Trees give out a large amount of water in the form of water vapor during transpiration. Okay? थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल से वाटर अब्जॉर्ब करते हैं। वाटर जो है, जो प्लांट्स वाटर को अब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको वेपर्स के फॉर्म में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। वेपर्स मतलब क्या होता है, भाप। प्लांट जो होते हैं पानी को एटमॉस्फेयर में वेपर्स यानी गैसेस फॉर्म में क्या करते हैं, गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। द रिडक्शन ऑफ वाटर वेपर अफेक्ट्स क्लाउड फॉर्मेशन, दस रिजल्ट इन लेस रेनफॉल।
ओके अब क्या होगा, अब वाटर वेपर रिलीज नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाटर वेपर नहीं होगा एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, जो क्लाउड बनते हैं, जो बादल बनते हैं वो बन नहीं पाएंगे, मतलब बनेंगे पर कम होगा, ठीक है, जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो इफेक्ट होगा, ठीक है, क्लाउड अच्छे से बन नहीं पाएंगे, ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, ओके, तो इस कारण से जो रेनफॉल है वो भी कम होगी, बारिश भी कम होगी। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कम प्रेजेंट है, जिसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, ओके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। ओके, हमें अपने स्टेट में क्या बताना है, नेशनल पार्क्स के बारे में बताना है, और हमें क्या बताना है, लोकेशन, और लोकेशन बतानी है कि कहाँ पर प्रेजेंट है इंडिया के मैप में। तो ये जितने भी रेड पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे सब क्या है, यहाँ पे नेशनल पार्क प्रेजेंट है। आप अपने स्टेट से देख के लिख सकते हो, आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप उसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, और मैप में आप क्या कर सकते हो, उसको मार्क कर सकते हो कौन सा नेशनल पार्क कहाँ प्रेजेंट है। ओके, जैसे कि अगर मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ तो मध्य प्रदेश में कौन सा होता है, सतपुरा है, बांधवगढ़ है, टाइगर रिजर्व होता है वो, तो है ना, तो ये सारी चीज़ें हम मार्क कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई शुड पेपर बी सेव, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। हमें ये बताना है कि पेपर को क्यों सेव करना है, और ऐसे वेज बताने हैं, ऐसे स्टेप्स बतानी है जिससे हम पेपर को सेव कर सकते हैं। ओके, तो पेपर हमें सेव इसलिए करना है क्योंकि पेपर जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं, और 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए हमें चाहिए कितने पेड़, हमें 17 फुल ग्रोन प्लांट्स चाहिए, ट्रीज चाहिए, ठीक है, 17 जो फुली मैच्योर ट्रीज हैं, बड़े ट्रीज हैं, ट्रीज बड़े ही होते हैं, वो हमें चाहिए 1 टन पेपर बनाने के लिए। ओके, अब 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 पेड़ काटने पड़ेंगे, तो सोचो ऐसे हमें कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, इसलिए हमें पेपर को सेव करना ज़रूरी है। ओके, तो अब हम कैसे और स्टेप्स ले सकते हैं पेपर को सेव करने के लिए, एक तो हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, राइट। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी सेव बाय सेविंग पेपर्स, काफ़ी सारे पेड़ों को हम बचा सकते हैं अगर हम पेपर बचाते हैं। दिस विल ऑल्सो सेव वाटर दैट इज यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर, और इसमें जो पानी लगता है, एनर्जी लगती है, वो भी हम बचा सकते हैं। ओके, पेड़ हम बचा सकते हैं, पेपर बनाने के लिए जो पेड़ लगते हैं उनको हम बचा सकते हैं, और पेपर बनाने के लिए जो एनर्जी और पानी लगता है वो भी हम बचा सकते हैं। ओके, moreover the harmful chemicals used in paper making will show their least effect on human beings and other organisms. Okay, यहाँ पे क्या लिखा है, जो केमिकल्स यूज होते हैं पेपर बनाने के लिए, जो केमिकल्स होते हैं वो भी हार्मफुल होते हैं, किसके लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए और ह्यूमंस के लिए, ठीक है। ओके, जो केमिकल्स पेपर बनाने के लिए यूज होते हैं वो हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नाउ सम वेज टू सेव पेपर आर द फॉलोइंग, अब कुछ ऐसे वेज की हम बात करते हैं, कुछ ऐसे तरीकों की हम बात करते हैं जिससे हम पेपर को बचा सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर को हमें रिसाइकल करना है। रिसाइकल का मतलब क्या होता है, रिसाइकल का मतलब होता है कि हम पेपर को, जो यूज पेपर है, जो वेस्ट यूज पेपर है, उसको हम नए ऑब्जेक्ट या नया पेपर उससे बना रहे हैं और उसको वापस यूज़ कर रहे हैं। ओके, इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ पेपर, पेपर का हमें इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए। पेपर शुड नॉट बी बर्न, पेपर को हमें जलाना नहीं चाहिए। ओके, उसको हमें रीयूज़ करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए दे देना चाहिए। रिसाइकल करने के लिए हमें दे देना चाहिए, हमें पेपर को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक पेपर जो है वो 5 to 6 टाइम्स रिसाइकल होकर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ कंप्लीट द वर्ड पजल, अब हमें पजल दिया हुआ है और हमें वो देखना है कैसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमें कंप्लीट करना है और यहाँ पे सब क्लूज दिए हैं। डाउन का मतलब होता है वर्टिकल, जो वर्टिकल ब्लॉक्स दिए, और अक्रॉस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलिए, स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसे कौन से स्पीशीज होते हैं जो आने वाले टाइम पे एक्सटिंक्शन फेस कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज।
एंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स के जो आने वाले टाइम पे एक्सटिंक्ट हो जाएंगी क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है, वो कम हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओ सॉरी, अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज। अच्छा, ऐसी बुक जिसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है एंडेंजर्ड स्पीशीज की, एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स की हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम बोलते हैं रेड डेटा बुक। तो सेकंड जो है वो वर्टिकली मतलब डाउन की तरफ हमें बताना है, दैट इज रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक जो है वो क्या है, वो हम उसके पास रेड डेटा बुक में सारी इंफॉर्मेशन रहती है। रेड डेटा बुक जो है वो मेंटेन रहती है, उसमें क्या मेंटेन रहता है, उसमें एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में दिया होता है। इंडिया के पास भी रेड डेटा बुक है और इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी रेड डेटा बुक को मेंटेन किया जाता है। स्पीशीज फाउंड ओनली इन ओके। फिफ्थ, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का क्या कॉन्सिक्वेंसेज होता है वो हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेड डेटा बुक लिखा है यहाँ पे, और डाउन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, चलिए पहले हम फोर्थ फिल कर देते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे और हमें क्लूज चाहिए। वैसे मुझे लगता है जैसे यहाँ पे एस दिख रहा है तो मुझे लगता है डेजर्ट आना चाहिए, है ना। फोर्थ का हम अक्रॉस फिल कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। स्पीशीज विच हैव वैनिश्ड, ऐसे स्पीशीज जो वैनिश हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं, जिनका एक भी इंडिविजुअल नहीं है, पूरी पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो गई है, तो उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट। नाउ स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, ऐसे स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही मिलते हैं, उसी रीजन में मिलते हैं और हमें दूसरी जगह पे वो नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, तो ऐसे कौन से स्पीशीज होते हैं जो पर्टिकुलर हैबिटेट या पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं, स्पेसिफिक रीजन में ही मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक। उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक। नाउ स्पीशीज, ओके, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया, जो बहुत सारे प्लांट्स, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की अलग अलग वेराइटी, एनिमल्स की अलग अलग वेराइटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग वेराइटी जो हमें एक एरिया में देखने को मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के, तो जो वैरायटी, अलग अलग टाइप के जो हमें वेरिएशन मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ओके, हमारा एक फिफ्थ वाला रह चुका था, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जी हाँ, डी हमें यहाँ पे क्लू मिल चुका है, तो दैट शुड बी डेजर्ट। ओके, ये हमारा सही आंसर, और यहाँ पे हमने क्रॉसवर्ड पजल जो है वो सही कर लिया है। फर्स्ट था एक्सटिंक्ट, जो फर्स्ट डाउन था वो था एंडेंजर्ड, वेरी गुड, मैंने सही बताया है। और ये था रेड डेटा बुक, सेकंड डाउन, थर्ड अक्रॉस एंडेमिक था, फोर्थ अक्रॉस बायोडाइवर्सिटी था, फिफ्थ डाउन जो था वो डेजर्ट था। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने सब कुछ कंप्लीट कर चुका है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहाँ पे जो है हमारे होते हैं कंप्लीट। हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं ना लास्ट में, उसके सॉल्यूशन हमने देख लिए। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले एनसीईआरटी एग्जाम प्लस सॉल्यूशन की। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।